गुड इवनिंग दोस्तों, हिंदी ट्यूटोरियल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास के नोट्स आपको बताएंगे, जो कि इसमें सारी समरी आपको मिल जाएगी। आपको बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और इसमें काफ़ी लंबे एक लॉन्ग करके उसमें समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के अंदर आपको सब कुछ समझा देंगे। तो आइए हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएँ, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रियाएं करके एक या एक से अधिक उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हम इन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हैं और हम इनको अभिक्रियाएं करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं, ये एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन प्लस जल और हमारा फेरस ऑक्साइड और हमारा हाइड्रोजन, ये एक और एग्जाम्पल है। ये भी इसमें ये दोनों हैं अभिकारक और ये है अंतिम उत्पाद प्रोडक्ट उत्पाद। और हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। उसके अंदर देखते हैं जिंक और हम यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये हमारे अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। तो दोस्त नोट में देखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके लिए कुछ सिचुएशन होती हैं, कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि पहला कंडीशन है अवस्था के अंदर परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन हो जाती है, जैसे कि ठोस था हमारा और बाद में क्या हुआ, तरल हो गया, या फिर हमारे जो रिएक्शन से पहले क्या था, हमारा तरल था और बाद में जो है वो ठोस हो गया। और हमारा दूसरा है कि रंग में परिवर्तन। रिएक्शन क्या था, रिएक्शन का कलर, रिएक्शन से पहले कलर क्या था, लाल था, और हमने जब रिएक्शन कराया, रासायनिक अभिक्रिया कराई, रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद पदार्थ जो भी है वो नीला हो गया, या फिर गैस बनी, गैस का निकास हुआ या गैस उत्सर्जन हुई। और चौथा है हमारा तापमान में परिवर्तन हुआ, कि हमारा तापमान चेंज हो जाता है। जैसे हमारा तापमान, पदार्थ का तापमान पहले 22 डिग्री सेल्सियस था और बाद में जब हमने अभिक्रिया कराई, रासायनिक अभिक्रिया, तो फिर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, या फिर पहले 100 था बाद में 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने वाले समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। हमें दोस्तों कैसे पता चलेगा कि कोई हम समीकरण जो है, एक कैसे पता चलेगा कि हमें एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लिखने के तौर पर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके लिए हम करते हैं, जैसे C से हम कार्बन को दर्शाते हैं और O2 से हम ऑक्सीजन को दर्शाते हैं। फिर हम तीर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे दर्शाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसको दर्शाते हैं। तो इसको ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब एक और हम चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पर, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं तरफ तथा उत्पाद को तीर के निशान लगाकर दाईं तरफ लिखा जाता है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि जो दोस्तों रासायनिक समीकरण के अंदर अभिकारकों को हम बाईं तरफ लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे अभिकारक हैं। और तीर का निशान लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उत्पाद को लिखते हैं दाईं तरफ, तीर का निशान लगाने के बाद। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हम एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लेते हैं और हम वहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार हम एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह हम एक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, इसको हम संतुलित करेंगे। तो स्टेप 1 है कि हम जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसके चारों तरफ हम यौगिक हैं जितने भी या पदार्थ हैं उनके तरफ हम क्या करेंगे, धातुओं के साइड में एक बॉक्स बना देंगे जो यहाँ पे आपने दिख रहा है।
तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कि फेरम, आयरन और हमारा वाटर और हमारा फिर फेरम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि तत्व है हमारा फेरम और आयरन अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पादों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फेरम। फेरम के अंदर परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद के अंदर 3 है। हाइड्रोजन के अंदर जो परमाणु की संख्या है वो 2 है और उत्पाद के अंदर कितनी है? 2 है। और तत्व कितने हैं? तत्व ऑक्सीजन के अंदर परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद के अंदर 4 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे असंतुलित क्या है, हो चुका है। तो हम यहाँ पे संतुलित कैसे करेंगे कि यहाँ पर तीसरी स्टेप हम देखते हैं कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। कि हम आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फेरस ऑक्साइड क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे यौगिक है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में और उत्पाद में। तो प्रारंभ में हम देखते हैं कि एक जल के अंदर 1 परमाणु है, जल के अंदर 1 परमाणु है, जल के जो ऑक्सीजन है उसके अंदर 1 परमाणु है और फेरस ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसमें 4 परमाणु है। और संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पे संतुलित हो जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर कि फेरम है, यहाँ पे मतलब आयरन है और यहाँ पे जल है। तो हमने क्या करा यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर फेरस ऑक्साइड के अंदर 4 था और हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 यहाँ पर लगा देंगे। ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर 4 नहीं लगेगा, 4 जो हम लगाएंगे, जो बाकी हम संतुलित करते हैं उसको हम साइड में लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब दोस्तों हम चौथी स्टेप के अंदर आते हैं। चौथी स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि फेरम मतलब कि आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इसमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह हाइड्रोजन परमाणु को हम संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु अभिकारक में, उत्पाद में। तो हम प्रारंभ में देखते हैं कि 8 परमाणु हैं और इसमें 2 परमाणु हैं। तो हम यहाँ पे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर निशान लगा देंगे जिससे क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आयरन के अंदर और यहाँ पे जल के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर हमने अभी संतुलित कर रहे थे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ 2 था और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो चुका था, 4 2 जा 8। यहाँ पर 4 था और 2 है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे यहाँ पर क्या था, सिर्फ 2 था तो हमने 4 यहाँ पर लगा दिया। 4 लगाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से 4 2 जा 8 हो चुका है। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है कि दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है। हमें क्या करना है कि जितना यहाँ पे समीकरण है, जितना भी कोई भी हमारे पास धातु है, जितना उसका परमाणु यहाँ पर होंगे, तीर के दाईं तरफ भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। अब स्टेप 5 के अंदर जाते हैं कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। अब लास्ट के अंदर हम लोहे को संतुलित करेंगे। आयरन के परमाणु अभिकारक में, उत्पाद में। प्रारंभ में एक फेरम के अंदर जो हमारा आयरन था उसमें 1 परमाणु थे और उत्पाद में 3 थे। तो हमने संतुलित करने के लिए क्या, इधर 3 लगा दिया है। आप देखेंगे नीचे कि फेरम के अंदर जो आयरन है हमारा, आयरन के अंदर क्या थे, सिर्फ कोई परमाणु नहीं था इधर अभिकारक की तरफ, और दाईं तरफ क्या था, 3 परमाणु थे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या करा, 3 लगा दिया है जिससे हमारा क्या संतुलित हो गया है। और हम आपको एक वीडियो के थोड़े बाद में हम आपको दोबारा बताएंगे इसके बारे में, ध्यान से देखते रहिए। और स्टेप 6 में हम आपको बताते हैं कि रासायनिक समीकरण यहाँ पर क्या संतुलित हो चुका है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल कहते हैं। मेरे दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हम इस विधि को अब तक सॉल्व कर रहे थे, इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब सीखते हैं दोबारा एक और बार। यहाँ पे जो है 5 नंबर का ये आता है संतुलित करने का, और ये 5 पॉइंट के अंदर क्या है आता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि आयरन, जल, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो दोस्तों हम सबसे पहले बताया था कि हमने आपको कि जो सबसे बड़ा यौगिक होता है हम उसको हल करते हैं।
तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे बड़ा यौगिक क्या था, फेरस ऑक्साइड। तो हमने सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं यहाँ पे 4 हैं, और ऑक्सीजन के जो यहाँ पर परमाणु हैं तीर के दाईं तरफ, वहाँ पर कितने परमाणु हैं, सिर्फ एक परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, जो हम अलग से अपने पास से जो लगाते हैं, बैलेंस करते हैं, उसकी जो परमाणु लगाते हैं वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ लगाएंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लगा दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे 4 1 जा, यहाँ पे 1 था तो 4 1 जा 4 हो गया। क्लोज कर दिया, पूरा क्लोज हो जाएगा, पूरा क्लोज हो जाएगा। तो क्या गए, फ्लैश में जल्दी। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये 4 1 जा 4। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, फेरम यहाँ पर कितना, आयरन 3 था, और आयरन यहाँ पर क्या है, आयरन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम आयरन क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो हमारे क्या, आयरन यहाँ पर सेम हो चुका है और हम बैलेंस हो चुका है। और अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 जा 8 हो चुका है, और यहाँ पर कितना है, 2 है बस खाली। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है, समीकरण संतुलित हो चुका है। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को दिखाया जाता है। 7वां स्टेप आपका दोस्तों ये है कि अगर हम ज़्यादा सूचनापूर्वक अगर हमें अपना रासायनिक समीकरण बनाना है, तो हम तीर के निशान के ऊपर क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये मतलब कि किसकी उपस्थिति के अंदर हो रहा है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर हो रहा है, या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बाकी इन्फॉर्मेशन तीर के निशान के ऊपर या नीचे डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें।